Welcome to Zamin Academy of Free Lectures of Class 9 Chemistry. I am your instructor Meerab, and today we are discussing about important long question of third chapter, that is periodic table and periodicity of properties. यहाँ पे चंद important long question है जो examination point of view से निहायत important है. तकरीबन इनमें टोटल चैप्टर कवर हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनको कुछ शॉर्ट किया जाए. सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, या फिर इसको ओल्ड पीरियोडिक टेबल कंसेप्ट भी कहा जा सकता है. जो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के मुतालिक कंसेप्ट दिया था वो मेंडलीव ने दिया था. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट. और थर्ड वन जो है वो है पीरियड्स के मुतालिक. यहाँ पे ये उसको मुख्तलिफ अंदाज में भी पूछ सकते हैं कि साइज़ ऑफ एटम क्यों डिक्रीज़ हो रहा होता है पीरियड में, वाइल ट्रेंड क्या होता है पीरियड के अंदर, या पीरियड्स की टोटल तादाद कितनी है. तो इस टाइप से मुख्तलिफ लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. चौथा जो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है वो ग्रुप्स के मुतालिक है. ये भी बिल्कुल इसी तरह से पूछ सकते हैं कि साइज ऑफ एन एटम, वाई साइज ऑफ एन एटम इंक्रीज इन ग्रुप, व्हाट इज ट्रेंड इन ग्रुप्स एंड हाउ मेनी ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल. तो इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. और जो पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन है वो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के मुतालिक है कि एटम का साइज़ पीरियड्स में किस तरह से डिक्रीज होता है या ग्रुप में इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस क्या चीज़ होती है. ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. और जो छठा लॉन्ग क्वेश्चन है निहायत इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग समहाउ पूछ सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट के मुतालिक. और जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन दो है ये निहायत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के मुताबिक. इनका ट्रेंड पीरियड में भी पूछ सकते हैं और ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं. इनकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के मुताबिक भी पूछ सकते हैं. तो ये टोटल इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर का वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मुतालिक. व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंसेप्ट और व्हाट इज द ओल्ड पीरियोडिक टेबल कंसेप्ट. सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट दिया था वो मेंडलीव ने दिया था. ये एक रशियन केमिस्ट है जिसने अरेंज किया था एलिमेंट को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. एलिमेंट्स का जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज़ हो रहा था मेंडलीव ने उसी तरह से उन एलिमेंट को अरेंज किया. और जिस वक्त मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया उस वक्त टोटल 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे. उसने एक हॉरिज़ॉन्टल रो के अंदर इन एलिमेंट्स को रखा. जिसका एटॉमिक मास कम था उसको पहले रखा, जिसका ज़्यादा था उसको बाद में रखा, और इस हॉरिज़ॉन्टल रो को पीरियड का नाम दिया गया. और दूसरा जो पॉइंट आ जाता है वो ये आ जाता है कि एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको एक वर्टिकल कॉलम के अंदर रखा गया था. जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता गया उनको तो हॉरिजॉन्टल रो में रखा गया था, लेकिन जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही थी उनको वर्टिकल कॉलम के अंदर रखा गया. और एलिमेंट की इस अरेंजमेंट को पीरियोडिक टेबल कहा जाता है. और पीरियोडिक टेबल के इस रिजल्ट को एक पीरियोडिक लॉ के अंदर कंक्लूड किया गया था. पीरियोडिक लॉ क्या चीज़ थी? पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं, लेकिन किसी भी एलिमेंट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वो उसके एटॉमिक मास से कंसीडर की जाती हैं कि उसका कितना एटॉमिक मास है, कितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन पाए गए हैं, कितने न्यूट्रॉन्स पाए गए हैं. तो इस चीज़ से किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को मालूम किया जा सकता है और इस चीज़ को पीरियोडिक लॉ कहा जाता है. एलिमेंट्स को अरेंज करने की जो सबसे पहली कोशिश की गई थी वो मेंडलीव की तरफ से की गई थी और इसी बेस पे इसको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहा जाता था. लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट की तो मेंडलीव की तरफ से गई थी, लेकिन उसके कुछ न कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो बाद में उठाए गए थे और उनको सही साबित नहीं किया गया था. वो कौन से फेलियर थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में? सबसे पहला तो ये था कि मेंडलीव ने आइसोटोप की पोजीशन मेंशन नहीं की थी. कि आइसोटोप क्या चीज़ होती है? आइसोटोप वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उनका मास नंबर डिफरेंट होता है. तो एटॉमिक नंबर उसने बेस ही एटॉमिक मास की बुनियाद पे किया था, तो उसको आइसोटोप्स को भी मेंशन करना चाहिए था कि उनकी पोजीशन कौन सी होती है, लेकिन मेंडलीव ने आइसोटोप को मेंशन नहीं किया था. ये पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सेकंड फेलियर था वो ये था कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सेम एलिमेंट. यानी कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, जैसा कि हम कैल्शियम की बात करें उसका भी 40 होता है और इस तरह से दूसरा एलिमेंट भी होता है उसके भी 40 होता है. अगर उन दोनों का एटॉमिक मास सेम आ रहा है तो उनको कौन सी पोजीशन मिलेगी, इस चीज़ को भी मेंडलीव ने प्रूव नहीं किया था. तो सजेस्ट ये किया गया था कि एलिमेंट कैन नॉट सर्व ऑन द बेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट. यानी एलिमेंट को हम एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज नहीं कर सकते, हमें कोई और स्टैंडर्ड रखना होगा जिसकी बिना पे हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकें.
जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मुतालिक। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है अब वो डिस्कस करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बेस पे क्लासीफाई किया गया था क्योंकि ये एक मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है दैन द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की निस्बत एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी दो रीज़न है। पहली रीज़न ये है, ये इंक्रीज हो रहा होता है रेगुलर फ्राम एलिमेंट टू एलिमेंट। जो ही हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो एलिमेंट टू एलिमेंट की तरफ तो ये इंक्रीज होता चला जाता है। और दूसरी ये है कि ये फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट है तो उसके अंदर जो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो किसी और एलिमेंट का नहीं हो सकता। जैसा कि एटॉमिक मास था वो दो एलिमेंट का सेम हो सकता था, लेकिन एटॉमिक नंबर किसी दो एलिमेंट का सेम नहीं हो सकता। तो इनकी दो फिक्स प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर को एज अ बेस यूज़ करते हैं। सो डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर चेंज द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यही वजह है कि एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के साथ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल चेंज हो गई। अब मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसने एटॉमिक बेस मास की बेस पर दी थी, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बेस पे क्लासीफाई किया गया था। Modern periodic table is based on the arrangement of element in increasing order of atomic number। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे अरेंज किया गया था। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तो हो गई। जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं, जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के साथ अरेंज कर लिया गया और फिर जब उनको लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल यानी इन हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर पीरियड्स के अंदर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिपीट आर चेंज आफ्टर रेगुलर इंटरवल। यानी एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की वो रिपीट होती रहती हैं। मतलब फिर कोई ऐसा एलिमेंट आता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ पिछले वाले एलिमेंट के साथ मैच करती हैं। द एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन लाइज इन द सेम ग्रुप। यहाँ ये कहने का मतलब है कि एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही होती हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ अगर सेम हैं तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। इन प्रॉपर्टीज़ और कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की बेस पे उनको सेम ग्रुप्स के अंदर रखा जाता है। अब यहाँ पे ये बात ऑब्ज़र्व की गई थी कि हर 8वें एलिमेंट के बाद जो नवा एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले एलिमेंट के साथ सिमिलर होती हैं। यही वजह है कि पहले एलिमेंट के नीचे हमने नवा एलिमेंट रखा। जो नवा एलिमेंट था उसको हमने फर्स्ट एलिमेंट के नीचे रखा गया था क्योंकि उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में काफ़ी सिमिलर थी। और ये सिर्फ यही नहीं रहा, जैसा कि अब नीचे एग्जांपल दी गई है। सोडियम की प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व किया गया तो पता चला इसकी प्रॉपर्टीज़ लिथियम के साथ मैच करती हैं, जिसके नतीजे में इसको लिथियम के नीचे रखा गया था। लेकिन पूरी पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं था। आफ्टर एटॉमिक नंबर 18 के बाद जो 19th एलिमेंट था फिर जाके उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती थी फर्स्ट वन के साथ। पहले 18 एटॉमिक नंबर तो ऐसा ही रहा कि जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हर 8वें एलिमेंट के बाद दोबारा रिपीट होती हैं। लेकिन 18वें एटॉमिक नंबर यानी वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 18 था तो उस एलिमेंट के बाद जो भी एलिमेंट आता तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले के साथ जाके मैच करती थी। यानी 9th जब 18 एलिमेंट गुजर जाते थे उसके बाद जाके प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती थी। जैसा कि जहाँ पे बताया गया कि लॉन्ग रोज को हमने 2 हिस्सों में कट किया था। पहले जो था उनको 8 एलिमेंट के तरतीब से हॉरिजॉन्टल रो में रखा गया था। फिर उनको जब उनकी प्रॉपर्टीज़ आफ्टर 18 एलिमेंट रिपीट हो रही थी तो फिर उनको 18 एलिमेंट में रखा गया था एक दूसरे के ऊपर नीचे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ आफ्टर 18 एलिमेंट रिपीट हो रही थी। और टेबल ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड रो आर ऑब्टेन, इसी तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोज की एक टेबल ऑब्टेंड होगी जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। और ये पीरियोडिक टेबल जो होती है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल सिमिलर थी, सिवाय इस चीज़ की कि वहाँ पे एटॉमिक मास के बुनियाद पे उसको क्लासीफाई किया गया था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे क्लासीफाई किया गया था। हमें पता है कि प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, लेकिन कितने इंटरवल के ऊपर रिपीट होती हैं इस बात का अंदाज़ा नहीं। पीरियोडिक टेबल के अंदर हर 8वें एलिमेंट के बाद जो 9th एलिमेंट होती हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट वन के साथ मैच करती हैं। यानी प्रॉपर्टीज़ हर 8th एलिमेंट के बाद रिपीट होती हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया है, सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 बाद सोडियम का एटॉमिक नंबर 8 है। तो जो ही लिथियम के साथ आगे 8th एलिमेंट आते हैं तो उनके बाद जो नवा एलिमेंट है वो है सोडियम, और इसी सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फर्स्ट वन जो कि पहला एलिमेंट लिथियम था उसके साथ मैच करती हैं। ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन जब एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 18 है तो
उसके बाद आफ्टर 8th एलिमेंट प्रॉपर्टी रिपीट नहीं होती, बल्कि आफ्टर 18 एलिमेंट प्रॉपर्टी रिपीट होती हैं। यानी एटॉमिक नंबर 18 के बाद हर 18वें एलिमेंट के बाद फिर प्रॉपर्टी रिपीट होगी, यानी कि जो 19th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ जाके फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करेंगी आफ्टर एटॉमिक नंबर 18। ये जो लॉन्ग रो ऑफ एलिमेंट होती है ना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यानी पहले उनको 8 एलिमेंट में डिवाइड किया गया है पीरियोडिक टेबल में। जो लॉन्ग रो एलिमेंट की थी उनको पहले 8 एलिमेंट के अंदर डिवाइड किया गया था, फिर उनको 18 एलिमेंट के अंदर डिवाइड। इसी तरह से इन एलिमेंट्स को एक दूसरे के ऊपर रखा गया और उन्हें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो के अंदर अरेंज किया गया है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो है पीरियड्स के मुतालिक। इसको मुख्तलिफ अंदाज में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। हाउ एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, हाउ मेनी पीरियड्स आर प्रेजेंट इन अ पीरियोडिक टेबल, एटसेट्रा इस टाइप से पूछा जा सकता है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड अ पीरियड। एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल रो के अंदर अरेंजमेंट को हम पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स कहते हैं। यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है, यानी पीरियड्स के अंदर एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही होगी। जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो चेंज होती चली जाती है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है तो मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं। अब ये पीरियड्स होते हैं, ये नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिसाइड करता है। किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं कि उस एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सी पोजीशन होगी या पीरियड्स के अंदर कौन सी पोजीशन होगी। लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट बताया गया है कि कोई भी एलिमेंट है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो लेफ़्ट मोस्ट पोजीशन के ऊपर पाया जाएगा, जैसा कि अल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह हो गई, ये सब लेफ़्ट मोस्ट पोजीशन के ऊपर पाए जाते हैं क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 होता है। अगर हम बात करें नोबल गैसेस की तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, तो वो राइट मोस्ट पोजीशन के ऊपर पाए जाते हैं। तो इस तरह किसी भी एलिमेंट की पीरियड के अंदर पोजीशन हम डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। तमाम जो पीरियड होते हैं सिवाय फर्स्ट पीरियड को, जिसको अल्कली मेटल कहा जाता है, जो कि अल्कली मेटल से बल्कि शुरू होते हैं और एंड नोबल गैसेस के ऊपर होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियड इज़ फिक्स। उनके अंदर जितने भी किसी भी पीरियड के अंदर एलिमेंट पाए जाते हैं वो फिक्स होते हैं, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन अ पार्टिकुलर वैलेंस शेल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, किसी भी मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो उसके मुताबिक ही किसी पीरियड के अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो किसी पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की मौजूदगी फ़िक्स होती है सिवाय पहले पीरियड के। अब देखें टोटल कितने नंबर ऑफ पीरियड्स पाए जाते हैं। अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें तो वो निहायत ही शॉर्ट पीरियड है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं है लेकिन इनको लिस्ट में अल्कली मेटल के ही रखा जाता है, और दूसरा हीलियम ये नोबल गैसेज है वैसे, और इनका एटॉमिक नंबर फर्स्ट पीरियड का जो होता है 1 से 2, 1 से स्टार्ट होता है और 2 पे एंड होता है। अगर हम सेकंड और थर्ड पीरियड की बात करें तो ये नॉर्मल पीरियड कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इतने ज़्यादा ना कम मौजूद होते हैं ना ज़्यादा मौजूद होते हैं, नॉर्मल मौजूद होते हैं, लिहाजा इसको नॉर्मल पीरियड कहा जाता है। तो उसमें टोटल 8 एलिमेंट पाए जाते हैं सेकेंड पीरियड के अंदर भी, थर्ड पीरियड के अंदर भी। जो सेकेंड पीरियड है इसके अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन पाए जाते हैं, ये एलिमेंट पाए जाते हैं। जबकि थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन पाए जाते हैं। टोटल इन दोनों पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट 8 पाए जाते हैं। तो सेकंड पीरियड का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 से स्टार्ट होकर 10 पर एंड होता है, while थर्ड पीरियड का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 से स्टार्ट होकर 18 तक एंड होता है। अगर हम फोर्थ पीरियड की बात करें तो जो फोर्थ पीरियड है, अगर हम फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की बात करें तो ये लॉन्ग पीरियड कहलाए जाते हैं क्योंकि इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ 18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये 18 इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ पीरियड के अंदर भी मौजूद होते हैं, फिफ्थ के अंदर भी मौजूद होते हैं। जो फोर्थ पीरियड है उसका एटॉमिक नंबर 19 से स्टार्ट होकर 36 तक एंड होता है, वाइल अगर फिफ्थ पीरियड की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 37 से स्टार्ट होकर 57 पर एंड होता है। और इसी तरह से अगर हम 6 और 7 पीरियड की बात करें तो वो निहायत ही लॉन्ग पीरियड है क्योंकि उनके अंदर मैक्सिमम 32 और उससे अबव एलिमेंट पाए जाते हैं। 6 पीरियड के अंदर मैक्सिमम 32 एलिमेंट पाए जाते हैं, वाइल 7 पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उनमें 18 अभी डिस्कवर्ड हो चुके हैं, वाइल रिमेनिंग अभी डिस्कवर नहीं हुए, उनके लिए स्पेस। हम 6 और 7 पीरियड की बात करें तो इनमें आफ्टर एटॉमिक नंबर 57 और 89 2 सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट की 2 सीरीज स्टार्ट होती हैं, एक 57 एटॉमिक नंबर के बाद, दूसरा 89 एटॉमिक नंबर के बाद।
इनकी इस सीरीज़ के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इन 14 इलेक्ट्रॉन की सीरीज़ को हम एटॉमिक पीरियोडिक टेबल के निचले हिस्से में रखते हैं, यानी नॉर्मल पीरियोडिक टेबल से नीचे रखा जाता है बिकॉज ऑफ द स्पेस प्रॉब्लम। स्पेस प्रॉब्लम की वजह से ये जो सीरीज़ होती हैं इनको नॉर्मल पीरियोडिक टेबल से नीचे रखा जाता है एंड ताकि इसको मैनेजेबल और प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट किया जा सके। 57 एटॉमिक नंबर के बाद जो एलिमेंट होता है 57 एटॉमिक नंबर के ऊपर, उसे हम लेंथिनम बोलते हैं और यहाँ से जो न्यू 14 एलिमेंट की सीरीज़ स्टार्ट होती है उसको लेंथिनाइड बोला जाता है। अगर हम 89 एटॉमिक नंबर की बात करें तो वहाँ पे जो एलिमेंट पाया जाता है उसको एक्टिनम कहते हैं और एक्टिनम से स्टार्ट होने वाली 14 एलिमेंट की सीरीज़ को एक्टिनाइड्स कहा जाता है। ये अमूमन नॉर्मल पीरियोडिक टेबल से नीचे रखी जाती हैं और इनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 57 से स्टार्ट होता है और इसका 89 के बाद स्टार्ट होता है उन 14 एलिमेंट की सीरीज़। और टोटल जो इन पीरियड्स के अंदर एटॉमिक नंबर पाए जाते हैं वो 55 से स्टार्ट होता है 6 पीरियड और 86 तक एंड होता है, वाइल जो 7th पीरियड है वो 87 से स्टार्ट होता है और 118 एलिमेंट जो कि अभी तक डिस्कवर्ड है उन तक एंड होता है। इसी तरह से इनकी जो एलिमेंट्स के अंदर जो 14 एलिमेंट की सीरीज़ इन एटॉमिक नंबर के बाद जो 14 एलिमेंट की सीरीज़ स्टार्ट होती है वो भी इन्हीं दोनों पीरियड्स के अंदर आती है। यहाँ पे जो चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है वो है ग्रुप्स के मुतालिक। वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज ग्रुप्स, यानी एलिमेंट को जब हम वर्टिकल कॉलम के अंदर रखते हैं तो उनको ग्रुप्स कहा जाता है। यहाँ पे नंबर जो होते हैं वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होते चले जाते हैं, यानी कि 1 to 18 तक होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, यानी 18 टोटल ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाते हैं और ये लेफ़्ट टू राइट प्रेजेंट होते हैं। एंड डोंट हैव द कॉन्टीन्यूस इंक्रीज एटॉमिक नंबर, यानी ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक नंबर कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज नहीं होता, इंक्रीज तो हो रहा होता है लेकिन कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा होता। ये एक इरेगुलर गैप के साथ इंक्रीज होता है, यानी कोई एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर है उसके कुछ गैप के बाद ही दूसरा एलिमेंट जो ग्रुप के अंदर मौजूद होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा उससे ज़्यादा जो पहले वाला मौजूद है, लेकिन बिल्कुल तरतीब के साथ नहीं होगा, यानी उसका अगर 3 है तो नीचे वाला का 4 नहीं होगा बल्कि उससे बढ़ के होगा। एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी ग्रुप्स के अंदर जो भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि उनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो तमाम एलिमेंट के अंदर सेम होते हैं। यानी पहले एलिमेंट के अंदर वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो दूसरे एलिमेंट के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की बेस पे ही उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। अगर हम यहाँ पे अगर बात करें पहला ग्रुप है तो उसमें एक वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, अगर दूसरा ग्रुप है तो उसके अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर शेल मौजूद होगी। अगर हम पहले ग्रुप की बात करें जैसा कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब के अंदर वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लिहाजा इन्हें ग्रुप नंबर 1 का नाम दिया गया है। एलिमेंट मौजूद होते हैं ग्रुप के अंदर उनको फैमिली का नाम दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो 1 to 2 एंड 13 to 17, 13 to 17 से लेकर 13 से लेकर 17 तक जितने ग्रुप्स हैं और 1 से लेकर 2 तक जितने ग्रुप्स हैं, इनके अंदर मौजूद जो एलिमेंट होते हैं उनको नॉर्मल एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि इनके इनर शेल जो होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। ओनली इनके सिर्फ जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं ना वो इनकम्प्लीट होते हैं, जिनकी बेस पे इनको नॉर्मल एलिमेंट कहा जाता है। जैसा कि अगर हम ग्रुप 17 की बात करें जिनको हैलोजेंस का ग्रुप कहा जाता है, इनके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि इनके इनर शेल जितने भी होंगे वो कम्प्लीटली फिल्ड होंगे। सिर्फ जो आउटर मोस्ट शेल जिसको वैलेंस शेल कहा जाता है वो इनकम्प्लीट होता है। अगर हम ग्रुप 3 से लेकर 12 तक की बात करें तो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि इनके इनर जो शेल होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं, वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होते हैं, जिनकी बिहाफ पे इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। जैसा कि डी सब शेल हो गया तो ये इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटेशन होता है, लिहाजा इन एलिमेंट को जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है और ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक मौजूद होते हैं। यहाँ पे चंद ग्रुप्स को बताया गया है, जैसा कि किसी भी एलिमेंट का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसे फर्स्ट ग्रुप में प्लेस किया जाएगा और फर्स्ट ग्रुप की फैमिली को अल्कली मेटल बोला जाता है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 के इक्वल होती है। अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो NS2 के इक्वल होती है। अगर हम 13 ग्रुप्स यानी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, कोई भी एलिमेंट है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पाए गए तो उसको 13 ग्रुप में रखा जाएगा।
और उस फैमिली को बोरॉन फैमिली कहा जाता है, क्योंकि बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं और उनको 13 ग्रुप्स के अंदर रखा गया है। और क्योंकि और यहाँ पे ये बात पता चलती है कि हमने अगर जिस भी एलिमेंट है, मतलब उसका वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं, तो उसको तीसरे ग्रुप में क्यों नहीं रखा गया। तीसरे ग्रुप में उन एलिमेंट्स को रखा गया है जिनके मतलब इनर इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल नहीं थे, वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग थे। जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए गए हो ना, तो उनको 13 एलिमेंट के अंदर रखा गया है, 13 ग्रुप के अंदर रखा गया है। यानी इनका आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए गए हैं, लिहाजा इनको 13 ग्रुप के अंदर रखा गया है। जो 3 ग्रुप के एलिमेंट होंगे उनके वैलेंस शेल में नहीं बल्कि इनर शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, लिहाजा उनको फिर 3rd ग्रुप के अंदर रखा जाएगा। इसको बोरॉन फैमिली बोला जाता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP1 के इक्वल है। अगर हम 14 ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर 4 वैलेंस शेल पाए जाते हैं और इनकी जो फैमिली है उनको कार्बन फैमिली बोला जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2 के इक्वल होती है। वाइल अगर कोई भी एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं तो वो 15 ग्रुप से बिलोंग करेगा और 15 ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं और इन्हें पहले एलिमेंट की बेस पे ही नेम दिया जाता है फैमिली को। जो भी पहला एलिमेंट है उसी के नेम पे इनको उसी फैमिली से कहा जाता है। यानी कि चौथे ग्रुप 14 ग्रुप के अंदर उसके अंदर कार्बन पहला एलिमेंट है तो उसको कार्बन फैमिली बोला गया है। 15 ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन पहला एलिमेंट है तो उसको नाइट्रोजन फैमिली कहा गया है। अगर 16 ग्रुप की बात करें तो इसके अंदर बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उसका पहला जो एलिमेंट है ऑक्सीजन है, इसलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4 के इक्वल होती है। इसी तरह से 17 ग्रुप के अंदर 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इनको हैलोजन फैमिली कहा जाता है। क्योंकि इनको गैसेज होती हैं तमाम, लिहाजा इनको हैलोजन फैमिली कहा जाता है। जो 2 ग्रुप्स हैं वो गैसेस के ऊपर बेस करते हैं, लिहाजा इनको हैलोजन फैमिली और इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। ये कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी इनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। ये 18 ग्रुप से बिलोंग करते हैं और हैलोजन के अंदर एक कम होता है, यानी 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो 5वां लॉन्ग क्वेश्चन है वो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के मुतालिक है। सबसे पहले हम एटम को डिफ़ाइन करेंगे कि एटम क्या चीज़ होती है। वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होता है जिसकी ना कोई स्पेसिफिक बाउंड्री होती है और ना ही जिसके थ्रू हम ना उसका साइज़ मालूम कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है, ये इंतहाई इतना स्मॉल पार्टिकल होते हैं जिसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती। इसी स्पेसिफिक बाउंड्री के ना होने की बिना पे हम इसका साइज़ भी मालूम नहीं कर सकते। जैसा कि अब हम कहते हैं कि एटम सपोज एक छोटा सा एक पार्टिकल्स है, अब हम ये नहीं कह सकते ये यहाँ से यहाँ तक है या इधर से इधर तक है, मतलब कोई उसकी स्पेसिफिक बाउंड्री होती ही नहीं है। अगर उसकी स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती तो हम उसका साइज़ किसी तरह से भी मालूम नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द साइज़ ऑफ एन एटम। इसी बाउंड्री की बेस पे, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती तो उसका साइज़ भी मेजर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे कॉमन मेथड कौन सा होता है इसके साइज़ को मेजर करने के लिए, तो हम एटम को अज्यूम कर लेते हैं वो एक स्फीयर है। यानी हमने एटम को अज्यूम कर लिया वो एक स्फीयर यानी सर्कल की शक्ल में है। जब भी व्हेन दे लाई क्लोज टू ईच अदर दे टचेज ईच अदर, वो कहते हैं कि जब 2 एटम व्हेन 2 एटम्स, यहाँ पे लिखेंगे जब 2 एटम व्हेन 2 एटम लाइज क्लोज टू ईच अदर, जब 2 एटम को ऐसे साथ साथ रखा जाता है तो उनकी जो बाउंड्रीज होती है, क्योंकि हमने अज्यूम कर रखा है कि वो एक स्फीयर की शक्ल में है, तो उनकी बाउंड्री जब एक दूसरे को टच करती हैं देन हम उनका रेडियस मालूम कर सकते हैं। उनकी रेडियस मालूम करने से हमें उनके साइज़ का इल्म हो जाता है। द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। यानी 2 जो बॉन्डेड एटम होते हैं, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लाई, यानी उनके जो डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लाई है, न्यूक्लाई के हाफ डिस्टेंस का जो वो होता है 2 बॉन्डेड एटम के दरमियान होता है, उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। यानी 2 ये बॉन्डेड एटम है और इनका जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लाई का, यानी यहाँ से जो इस एटम का जो न्यूक्लाई है और इस एटम का जो न्यूक्लाई है, इनके जो दरमियानी डिस्टेंस है उसके हाफ को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम, 2 एटम बॉन्डेड हैं, एक एटम का न्यूक्लियस ये है दूसरे का ये है। जब इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिफरेंस होता है, जिसको आम अल्फाज में डायमीटर कहा जाता है, उसके हाफ को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है किसी भी एटम का जो कि एटॉमिक रेडियस अगर उसका डायमीटर 154 पिकोमीटर होता है, जैसा कि कार्बन का बताया गया है, तो उसका रेडियस होगा 77 पिकोमीटर। अगर हम इस एटॉमिक साइज़ एटॉमिक रेडियस के पीरियड्स के अंदर बात करते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो होता है वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है। ये बात तो हमें पहले से मालूम है कि पीरियड्स के अंदर एटॉमिक नंबर जो होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा होता है, साइज़ ऑफ एटम भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। लेकिन
साइज ऑफ एटम इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा होता है। जो जो हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन जो एटम का साइज होता है डिक्रीज हो रहा होता है। अभी क्वेश्चन ये पैदा होता है जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज हो रहा होता है? तो उसकी रीज़न ये होती है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो मतलब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो एटम पाए जाते हैं, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है वाइल प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है। एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन नंबर, यहाँ पे एडिशन होती रहती है मोर एंड मोर प्रोटॉन नंबर की, लेकिन अगर हम पीरियड्स के एडिशन हो रही होती है मोर एंड मोर प्रोटॉन नंबर की। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन टेक प्लेस हो रही होती है लेकिन इन द सेम शेल, एक ही शेल। अब जैसा कि हमें पता है कि एटॉमिक नंबर पीरियड के अंदर 1 by 1 इंक्रीज हो रहा होता है, तो जैसे 1 by 1 इंक्रीज हो रहा होता है तो इसका मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहा होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है मतलब वो सेम शेल के अंदर ऐड हो रहा होता है, किसी और शेल के अंदर नहीं ऐड हो रहा होता। अगर बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता तो इसका मतलब फिर न्यू शेल भी ऐड हो जाता। जब न्यू शेल ऐड नहीं होता तो एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता चला जाता है, लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो बढ़ रहा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक ही वैलेंस शेल के अंदर इंक्रीज हो रहा होता है। ये मतलब अगर हम कहें ये न्यूक्लियस है, ये इसके इर्द गिर्द एक भाई ऑर्बिट है, इसी वैलेंस शेल है, इसी वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, लेकिन इसका चार्ज जो होता है ये बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब फिर ये होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ये इस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को पहले भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन जब इसका चार्ज बढ़ता चला जाएगा ना तो इसकी अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मज़ीद बढ़ती चली जाएगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मज़ीद खींचता चला जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा क़ुव्वत के साथ अपनी तरफ खींचेगा तो मतलब इसका साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा। जो आउटर मोस्ट शेल है ना उसका साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ती जाएगी। यही वजह है कि एटॉमिक साइज़ होता है एटम का पीरियड में डिक्रीज़ हो रहा होता है और ग्रुप्स में इंक्रीज़ हो रहा होता है। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है हमें फर्स्ट सेकंड ग्रुप की, जैसा कि लिथियम से नियान तक हो गया। लिथियम का एटॉमिक साइज होता है 152 पिकोमीटर होता है, वाइल इसका नियान जो है इसका एटॉमिक साइज 69 पिकोमीटर होता है। यहाँ पे सेकंड पीरियड के उन एलिमेंट्स का 1 by 1 एटॉमिक मतलब रेडियस कह लें वो बताया गया है। लिथियम का सबसे पहले 152 पिकोमीटर होता है, देन बेरिलियम की बात करें तो 113 पिकोमीटर होता है, बोरान का 88 पिकोमीटर होता है, वाइल कार्बन का 77 और नाइट्रोजन का 75, ऑक्सीजन का 73, फ्लोरीन का 71, वाइल नियान का 69। इसी तरह से आप देख रहे हैं ग्रेजुअली डिक्रीज होता चला जा रहा है, वाइल एटॉमिक नंबर पीरियड के अंदर ग्रेजुअली इंक्रीज होता चला जा रहा है। अगर हम ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस की बात करें तो क्योंकि साइज़ ऑफ एटम और द रेडियाई का साइज़ या एटम का साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, क्योंकि टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा रेंज से इंक्रीज़ हो रहा होता है, यानी 1 by 1 इंक्रीज़ नहीं हो रहा होता बल्कि ज़्यादा रेंज के साथ इंक्रीज़ हो रहा होता है। जो ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं एटॉमिक साइज़ ऑफ एटम और द रेडियाई तो इंक्रीज़ हो रहा होता है, क्योंकि न्यू शेल आर एडेड, क्योंकि नए शेल जो होते हैं वो ऐड हो रहे होते हैं। एटॉमिक नंबर 1 by 1 इंक्रीज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वैलेंस शेल के अंदर ऐड होता जा रहा होता है, यानी सेम शेल के अंदर ऐड होता जा रहा होता है। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज़ हो रहा होता है तो न्यू शेल ऐड हो रहे होते हैं, तो उसके साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसलिए डिक्रीज़ हो रहा होता है कि प्रोटॉन नंबर तो इंक्रीज़ हो ही रहा होता है, वो तो हमें पता है, लेकिन उसके साथ न्यू शेल भी ऐड हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे देखें प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन इसके साथ न्यू शेल भी ऐड हो रहा है, तो इसकी वजह से न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन होती है वो कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ओवरऑल टोटल न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डिक्रीज़ होता चला जा रहा होता है। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ट्रांजिशन मेटल के अंदर बात करें, ट्रांजिशन मेटल के अंदर जो पीरियड्स होते हैं इनके अंदर पीरियड्स की बात हो रही है। यहाँ पे पीरियड्स के अंदर फर्स्ट जो होता है वो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है, यानी एटम कंट्रैक्ट हो रहा होता है, देन फिर वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है और उसके साथ जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाते हैं और फिर फर्दर इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, और इसी तरह एटॉमिक साइज़ भी इसी तरह से होता है। बिल्कुल वो पहले जो होता है वो फर्दर रिड्यूस होता चला जाता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है शील्डिंग इफेक्ट के मुतालिक।
Electron present between the nucleus and the outermost shell of an atom reduce the nucleus charge felt by the electron present in the outermost shell. यानी जो outermost shell के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी न्यूक्लियस के साथ जो भी अट्रैक्शन होती है उस अट्रैक्शन को ये जो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इनके दरमियान पाए जाते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस के दरमियान में पाए जाने वाले ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम, यानी आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस जो है इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स पाए गए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के जो न्यूक्लियस के साथ मतलब वैलेंस शेल के अट्रैक्शन है उसको रिड्यूस करने में ये इलेक्ट्रॉन किरदार अदा करते हैं. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम reduce the nuclear charge felt by the electron present in the valence shell. जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसकी न्यूक्लियस के साथ फेल्ट की जाने वाली अट्रैक्शन को ये इलेक्ट्रॉन जो कि इनर शेल्स के अंदर पाए जाते हैं उसको रिड्यूस करते हैं. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फेल्ट करते हैं लेस न्यूक्लियर चार्ज देन द एक्चुअल चार्ज, जो उनके ऊपर एक्चुअल चार्ज होता है, देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं. इस पर वैलेंस शेल जो होते हैं इसी शील्डिंग इफेक्ट की वजह से लेस न्यूक्लियर चार्ज महसूस कर पाते हैं देन इनको एक्चुअल चार्ज, यानी पहले शील्डिंग इफेक्ट के बगैर जितना वो चार्ज महसूस कर रहे होते हैं उसकी निस्बत वो कम महसूस कर रहे होते हैं वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर. इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल, जो इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल शील्ड और स्क्रीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल, यानी वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स फेल्ट करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन फेल्ट करते हैं उस चीज़ को ये शील्ड यानी स्क्रीन कर देते हैं, यानी रिड्यूस कर देते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन इन शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं. शील्डिंग इफेक्ट से मुराद ये है कि यहाँ पे देखें ये है वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये पाया जाता है न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, हमें इस बात का इल्म है, और वैलेंस शेल पे नेगेटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन पे वैलेंस शेल पे नहीं, सॉरी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे वैसे नेगेटिव चार्ज. ये न्यूक्लियस इस वैलेंस शेल को अपनी तरफ खींचेगा, न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये जो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो इस खिंचाव को यानी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर देंगे क्योंकि इन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर बढ़ते जाएंगे इनर शेल्स के अंदर उतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ वो बढ़ता चला जाएगा. यानी इलेक्ट्रॉन्स जब वैलेंस शेल को कम खींचेगा अपनी तरफ तो उस वक्त शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा. शील्डिंग वही इफेक्ट है जो इन इलेक्ट्रॉन्स का इस इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए कम किया जाता है, यानी जो इस इलेक्ट्रॉन्स के जो कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन्स है इसके खिंचाव में जितनी रुकावट ये इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं उस रुकावट को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है. यानी ये इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ते चले जाएंगे, न्यूक्लियस हर इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचता है तो ये अपनी तरफ खींचेगा इन सब को, ये इस इलेक्ट्रॉन्स के खिंचाव में रुकावट का बायस बनेगा और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा. यही बात है ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर. ग्रुप की अगर बात करें तो वहाँ ये शील्डिंग इफेक्ट जो होता है ये इंक्रीज़ हो जाता है. उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है लेकिन उनका बहुत ज़्यादा तादाद में इंक्रीज़ हो रहा होता है. जैसे हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं तकरीबन 8 या 18 की तादाद में एटॉमिक नंबर जो था वो इंक्रीज़ हो रहा होता है. हमें इस बात का अंदाज़ा है क्योंकि आफ्टर 8 एलिमेंट को अरेंज किया गया है 8 की रो में या 18 की रो में, मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जब हम जाते हैं तो उस वक्त तकरीबन 8 या 18 की तादाद में जो एलिमेंट होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज इतना हो जाता है. तो इतना जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है तो उस वक्त फिर न्यू शेल ऐड हो जाता है. न्यू शेल ऐड होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होंगे. जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ जो न्यूक्लियस के साथ उसकी अट्रैक्शन है उसके अंदर रुकावट बनेंगे. जो है जितनी ज़्यादा वो रुकावट बनेगी उतना शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होगा. तो ग्रुप्स के अंदर ये इंक्रीज़ होता रहता है. टेक अवे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द के दैन दैट सोडियम की निस्बत पोटाशियम के अंदर जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ज़्यादा दूर होता है क्योंकि उसके अंदर नया शेल ऐड हो चुका होता है. पीरियड्स की बात करें तो ये सेम रहता है क्योंकि पीरियड्स के अंदर एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ हो रहा होता है, इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम रहता है.
इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये होती है यहाँ पे एटॉमिक नंबर पीरियड्स के अंदर इंक्रीज़ तो हो रहा होता है, लेकिन 1 बाय 1 इंक्रीज़ हो रहा होता है, जिससे कोई न्यू शेल तो नहीं ऐड हो रहा होता। एग्जिस्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो मतलब जिस इलेक्ट्रॉन में इजाफा हो रहा होता है वो एग्जिस्टिंग शेल के अंदर आके ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता, वो वैसा का वैसा सेम ही रहता है। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वैसे इंक्रीज़ होते हैं। मतलब किसी भी एटम का अगर हम कहें कि एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो गया तो इसका मतलब है उसके प्रोटॉन भी एक इंक्रीज़ हुआ है और एक उसका इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ हुआ है। जब भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होंगे, तो इस नतीजे में शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ होता है। ये ट्रेंड ग्रुप्स के अंदर फॉलो किया जाता है। वाइल पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, लेकिन कोई न्यू शेल ऐड नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट रहता है। लेकिन ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक नंबर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से न्यू शेल ऐड होता है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी इंक्रीज़ हो रहे होते हैं और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ होता है। ये ट्रेंड ग्रुप के अंदर फॉलो किया जाता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी के मुतालिक। व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी? अब इसका ट्रेंड पीरियड और ग्रुप्स के अंदर भी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी कोई भी आइसोलेटेड मतलब अकेला या जुदा, कोई भी अकेला या जुदा गैसियस एटम है, उसके वैलेंस शेल से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड है, मतलब स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं है, लूजली बाउंडेड है, उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसा कि हमें ये पता है कि क्योंकि सॉलिड के अंदर जो एटम होते हैं वो बहुत ही कम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, मतलब ये कि वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। वाइल लिक्विड की अगर हम बात करें तो वो कुछ हद तक कम होते हैं, लेकिन गैसेस की निस्बत ज़्यादा होते हैं। गैसेस के अंदर एटम जो होते हैं या कह लें तो वो रैंडम हालत में मूव कर रहे होते हैं। तो कोई भी अगर एक जुदागाना गैसियस एटम है, उसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। वन इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का जो मौजूद है उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है टू रिमूव करने के लिए, वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव इट, उसे रिमूव करने के लिए, उससे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। वाइल दो इलेक्ट्रॉन्स को रिक्वायर्ड होगी तो पहले फर्स्ट आयोनाइजेशन निकालेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन कहेंगे, और जब उस सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने लगेंगे तो उसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इसी तरह सोडियम की एग्जांपल है। सोडियम में से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसके नतीजे में सोडियम आयन बनता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब इस दौरान वो 496 किलो जॉउल पर मोल के इक्वल होती है, टोटल जो एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। अगर यहाँ पे वही बात आएगी कि मोर देन अगर वन इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है वैलेंस शेल से, तो उस वक्त जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दे कैन बी रिमूव वन बाय प्रोवाइडिंग मोर एनर्जी। ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करके हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, यानी कि अगर वैलेंस शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो वो एक साथ नहीं निकाले जाते, सबसे पहले एक को निकाला जाता है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उससे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाएगा। उसके बाद दूसरे को निकालने के लिए अलग से एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और उसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। जैसा कि ग्रुप 2 और 3 की बात हो रही है, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, क्योंकि इनकी वैलेंस शेल के अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, दे हैव मोर देन वन आयोनाइजेशन एनर्जी। यही वजह है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी एक से ज़्यादा होती है और जो ईजिली रिमूव हो जाते हैं। इस तरह पीरियड्स के अंदर अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ये इंक्रीज़ हो रही होती है। इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि जो एटॉमिक साइज़ होता है वो पीरियड्स के अंदर डिक्रीज़ होता जाता है। जैसे कि हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड्स के अंदर, तो उस वक्त एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है 1 बाय 1, जिसकी वजह से न्यूक्लियर के ऊपर चार्ज बढ़ता चला जाता है और वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली हेल्ड करता है टुवर्ड इटसेल्फ, जिसके नतीजे में एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता चला जाता है। और एलिमेंट लेफ़्ट साइड पे जो होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होती है देन दैट ऑफ राइट, बिकॉज लेफ़्ट साइड पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम मौजूद होते हैं, 1 व 2। वो प्रीफर करते हैं उन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके स्टेबिलिटी गेन करने की, ताकि वो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। तो ये इजीली लूज़ कर देते हैं और इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर होता है वो लूजली बाउंड होता है न्यूक्लियस के साथ, जिसके नतीजे में वो इजीली लूज़ हो जाता है और लेस एनर्जी
एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। बनस्बत राइट साइड पे, क्योंकि वहाँ वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, जिसके नतीजे में उनको लूज़ करना या उनको निकालना उस एटम से बहुत मुश्किल होता है और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। ग्रुप्स में अगर हम बात करें तो डिक्रीज़ हो रही होती है बिकॉज क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज़ हो रहा होता है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होते हैं। एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ बॉन्डिंग जो होती है वो लूज़ हो जाती है, जिसके नतीजे में वो इजीली लूज़ हो सकता है उस एटम से, उससे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। जैसे जैसे हम मूव करते रहते हैं टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर, एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है, इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होते चले जाते हैं, वो इजीली रिमूव हो जाते हैं, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। सो जो टॉप पे ग्रुप के अंदर एलिमेंट होती हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है बनस्बत जो बॉटम के अंदर होते हैं। Electron affinity, amount of energy released when an electron is added to an outermost shell of an isolated atom। कोई भी isolated gaseous atom है, उसके outermost shell के अंदर जब कोई हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस वक्त एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसा कि फ्लोरीन के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो फ्लोराइड आयन बनते हैं, इसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो -3 से 28 किलो जूल पर मोल होती है। पहले 1 मोल ऑफ हम फ्लोरीन एटम लेते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जिसके नतीजे में 1 मोल ऑफ फ्लोराइड आयन बनता है। अगर हम अफिनिटी की बात करें तो अफिनिटी अट्रैक्शन को कहते हैं। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन, यानी किसी भी एटम की टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, किसी भी एटम के अंदर वो कैपेबिलिटी के वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लें और एनायन बना लें, इस चीज़ को हम अफिनिटी बोलते हैं, यानी अट्रैक्शन बोलते हैं। पीरियड्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियड्स के अंदर इंक्रीज़ होती रहती है। रीज़न इसकी वही है कि साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज़ होता चला जाता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ऑफ फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज, यानी न्यूक्लियस की तरफ से इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन बढ़ती चली जाती है और मोर एनर्जी रिलीज़ होती है टू एंटर एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन को दाखिल करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन दाखिल किया जाता है एटम के अंदर, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज़ होती चली जाती है। रीज़न ये है कि साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होता है और शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो भी इंक्रीज़ होता जाता है, रिजल्ट इन द पोर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जैसा ही साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा न्यू शेल ऐड होंगे। न्यू शेल ऐड होने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उनके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रुकावट का बहस बनेंगे और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होगा। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होगा तो कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जब एटम के नज़दीक आएगा तो एटम के अंदर इतनी टेंडेंसी नहीं होगी कि उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि उसके अंदर एक खिलबिली सी मची हुई होती है, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती उसके अंदर, जिसकी वजह से लेस एनर्जी रिक्वायर्ड रिलीज़ होती है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इंटर किया जाता है एटम के अंदर। अब अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो साइज़ ऑफ जो आयोडीन होता है बिगर देन द क्लोरीन होता है। आयोडीन का साइज़ क्लोरीन के निस्बत बिगर होता है, लिहाजा इसकी अफिनिटी भी लेस होती है, क्योंकि इसके इनर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दरमियान रिपल्शन का बायस बनेंगे और जिसके नतीजे में फील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होगा और न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। अब फ्लोरीन, यहाँ पे एग्जांपल्स की हम बात कर लें तो फ्लोरीन जो होती है इसकी -328 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। क्लोरीन में -349 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। इस तरह ब्रोमीन की बात करें -325 और आयोडीन की बात करें तो -295। यहाँ पे जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मुतालिक। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत किसी भी एटम की, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है व्हेन अ कोवलेंट टाइप इज़ अंडर कंसिडरेशन, यानी जब कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है तो उस वक्त ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक्टिविटी की पीरियड्स के अंदर बात करें तो ये इंक्रीज़ होती जाती है। इसकी रीज़न ये है कि एटॉमिक साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, जिसके नतीजे में किसी भी एटम की पावर इन्हेंस हो जाती है। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वो इन्हेंस होती चली जाती है। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो रहा होता है और न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंट्रोल होता है। तो जब भी कोई साथ से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजरे या कोई एटम गुजरे जिसके अंदर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है तो उनको ईजिली अट्रैक्ट कर सकता है, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है पीरियड्स के अंदर इंक्रीज़ होती है। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पर साइज़ ऑफ एटम जो
होता है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, न्यू शेल ऐड हो रहे होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड नहीं होता, तो उसका साइज़ काफ़ी बढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड ना होने की वजह से वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ऑफ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन वीकन हो जाती है और ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती रहती है।